में पढ़ाई की वो याद करना ज़्यादा कंपल्सरी है, फिर समझ के पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? मार्क्स डिसाइड करता है बच्चों का फ्यूचर? अक्सर देखा गया है कि बैक बेंचर्स ही आगे बनते हैं। हाँ, एक्चुअली देखा गया है ज़्यादातर दूसरे से कंपेयर करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो फिर वो जो अच्छे मार्क्स लाने वाले होते हैं, तो वो पीछे कहाँ रह जाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और अभी हम गरिमा मैम के साथ में हैं और इनसे जानेंगे बच्चों के बिहेवियर को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, किस तरह की उनको पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए। पेरेंट्स को जो बिहेवियर होता है बच्चों के साथ में, टीचर्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों के साथ में, वो सारी चीज़ों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बारे में मैम काफ़ी डिटेल्स में आपको चीज़ों को बताएँगी। तो इस बारे में मैम से ही बात करते हैं। आप हमें टाइम दी, बहुत-बहुत थैंक यू इसके लिए। मैम, जो चीज़ें होती है, आप बच्चों की जो लाइफ होती है, तो उस चीज़ को स्टार्टिंग से आप बताना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेलो, मेरा नाम गरिमा कुमारी है और मैं परफेक्ट लर्नर एकेडमी अभी रन कर रही हूँ क्लासेस 9 से 12 के लिए, जिसमें मैं जेईई मेंस नीट का प्रिपरेशन कराती हूँ। तो अभी जैसे सर ने कहा कि कैसे बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई करनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 का आया हुआ है, 2023 और 24 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कोविड के कारण वो नहीं हो सका था इम्प्लीमेंट उस समय। तो उसमें बताया गया है कि 4 लेवल्स में उसमें एजुकेशन को मतलब हम लोग करते हैं। अभी तक की जो ट्रेडिशनल मेथड थी, जिसमें हमने 12 साल का स्कूलिंग करते थे हम लोग, हमने भी वही पढ़े, सबने वही पढ़ा है। लेकिन अभी के बच्चे जो है उसमें प्री स्कूलिंग को ऐड कर दी गई है। प्री स्कूलिंग में उसमें 3 to 6 इयर्स के बच्चे जो हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं। वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनको स्कूल से कनेक्ट करते हैं जनरली। में जो है बुक से नहीं, ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहाँ वो करके सीखते हैं, खेल के सीखते हैं। तो उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। फिर वो जो आपका प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल में बच्चे 1 to 2 क्लासेस में आते हैं। फिर इसमें जो है बच्चे, देखिए ये प्री प्राइमरी है, प्राइमरी दिन दोनों मिला के इनको फाउंडेशनल कहा गया है। नया करिकुलम, नया स्ट्रक्चर, जिसका पैटर्न है 5+3+3+4। तो 5 साल का आपका फाउंडेशन हो गया। इसमें किंडरगार्टन जो हो गया वो 3 साल और 2 1-2 की क्लासेस, 2 ग्रेड तक। फिर 3 4 5 जो है बच्चा अब मिडिल क्लास में, मिडिल नहीं उसके नीचे वाले क्लासेस में, ठीक है, उसको प्राइमरी में ही रखेंगे। ऐसे है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, 3 लेवल में आप रख सकते हैं इसको। तो अपर प्राइमरी में बच्चा जो है 3 to 5 में चला गया, वहाँ वो डिस्कवर करता है नॉलेज को, कि वो चीज़ों को देखता है, देख के सीखता है, टीचर से सीखता है, डिस्कवरी करता है नॉलेज की। फिर वो आया 6 to 8 में। 6 to 8 में उसकी लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई। यहाँ पे ह्यूमैनिटी शुरू हो जाता है, वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद आया आपका 9 to 12, जिसका 4 साल उसका। पहले ये सब था आपका 12th 9 10 अलग था, 11 12 अलग था। अब 9 10 11 12 को सबको साथ में लेके 4 साल का है। तो उसमें जो बच्चा है वो उसका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ गया, उसका एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल सारा बढ़ जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये आपका स्कूलिंग का पैटर्न है, ठीक है, प्री स्कूलिंग एंड देन स्कूलिंग। बेस्ट एज होती है बच्चों की, क्योंकि 1 साल तक तो वो चलना ही सीखता है। तो बेस्ट एज क्या होती है बच्चों की क्लासेस जानने की या फिर स्कूल जाने की? बच्चों का जिससे डेवलपमेंट, प्राइमरी डेवलपमेंट घर पे होता है। सबसे पहला स्कूल मदर होती है, प्राइमरी। इसके बाद फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई। तो फैमिली के बाद जो बच्चे हैं वो आपके 3 साल 2.5 साल, ये कॉल है पेरेंट्स का कि वो किस साल से भेजना शुरू करें। ऐसे बेटर होता है कि 2.5-3 साल से उनको स्कूलिंग में भेजते हैं। बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली जो 2-3 साल के हुए, 2 साल के हुए, तो उनकी जो स्कूली जो पढ़ाई है वो घर पे कराई जा सकती है या फिर उसके लिए प्ले स्कूल ही जाना अनिवार्य है, कंपल्सरी? कंपल्सरी अगेन ये पेरेंट्स का कॉल है कि वो चाहते हैं कि नहीं उस एज में बच्चों को स्कूल भेजना, प्ले स्कूल भेजना ही। अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा जो है थोड़ा सा स्लो है या फिर नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चों के साथ ही सीख पा रहा है, ठीक है, तो वो उस केस में उसको प्ले स्कूल में डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते। बच्चों का माइंडसेट होता है या फिर उनकी सोचने की जो क्षमता होती है वो किस एज ग्रुप में बेहतर सब होती है, या फिर मतलब जो बड़ा होता है बच्चा उसी टाइम में होती है, फिर बचपन से भी वो अच्छा इस चीज़ों को सीख पाता है? तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उनकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता, ये सब बढ़ती है, एज के साथ ये सब बढ़ती है। तो ये चीज़ें जो है
हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिसाइड अकेले नहीं करती है, वो कुछ इन्वायरमेंट में डिसाइड करता है। जिस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो परिवेश पर निर्भर रहता है। Okay. जो बच्चे की जो पढ़ाई होती है, बच्चे स्टार्टिंग से ही ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता या वो जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है इस ट्यूशन क्लासेस का, जो स्कूलिंग पढ़ाई होती है उसके साथ में एक ट्यूशन भी ज्वाइन करते थे, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है बच्चों को, ये सही है? देखिए, प्रेशर दिया नहीं जाता है, बल्कि ये टाइम ही ऐसा है, कंपटीशन का टाइम है, तो हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक्सेल करें। क्योंकि जो बच्चे आगे स्कूल में पढ़ाई होती है सेम चीज़ें, सेम सिलेबस हाँ, होती है, ट्यूशन में भी होती जी। है। वो 1 घंटे की पढ़ाई ट्यूशन की और स्कूल की जो 6 घंटे की पढ़ाई होती है वो बराबर हो जाती है। जी। तो बेस्ट वे क्या होता है, स्कूलिंग या ट्यूशन? स्कूलिंग जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, आगे। वहाँ सिर्फ आपके एजुकेशन को ही नहीं, हाँ। बल्कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, आपका स्पोर्ट्स आ गया, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आपको अगर किस चीज में कमी लग रही है कि ये बच्चा मेरा थोड़ा सा इसमें कमजोर है, तो उसको हम ट्यूशन भेजते हैं। ट्यूशन मेनली इसी पर्पस के लिए कि बच्चे जहाँ कमजोर है उसको गाइड करें, इसलिए कोचिंग खराब नहीं है, हम ये नहीं कह रहे खराब है, नहीं दिलवाना चाहिए, लेकिन ये नीड बेसिस पे हो। स्कूल में इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, जो कि हम ट्यूशन में दे पाते। तो जो बच्चों की जो पढ़ाई होती है भाई स्कूल में, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा सिमिलर नहीं होती है बच्चों में। तो जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट में जो बड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं समझ के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे याद करने में प्रोग्रेस ज़्यादा करते हैं। तो जो स्कूलिंग में पढ़ाई की वो याद करना ज़्यादा कंपल्सरी है, फिर समझ के पढ़ना ज़्यादा जरूरी है? देखिए, कुछ बेसिक्स हैं जिसको आपको याद करने की जरूरत है, जैसे आपका टेबल्स हो गया, Okay. आपको जो अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं वो सब चीजें आपको याद करना पड़ता है। अगेन, याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको वर्ड बाय वर्ड रट लिए, नहीं, ऐसा देख के समझ के उसको याद करते हैं। और वो चीजें जो है आप जब थोड़े बड़े होते हैं, 1 2 3 4 ग्रेड्स में जाते हैं आगे, तो वो चीजें ज्यादा डेवलप होती है आप में समझने की पावर। तो वहाँ पे रोड लर्निंग को अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहीं ना कहीं कल्चर है ये चीज़ों को रट्टा मार लेना, जिसको हम लोग अपना देसी भाषा में बोलते हैं रट्टा मार के, और एग्जाम में दे दो और हाँ सारा उगल दे वहाँ। हाँ उगल दे, फिर वो हमारा ये बस एक फॉर्मेट बन गया है कि हम बस मार्क्स ही लाना है ना, उसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये सही लगता है? हमारा जो एजुकेशन है वो मार्क्स और डिग्री से ज्यादा है। सिर्फ मार्क्स और डिग्री तो सीमित तो नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में ये सब चीजें काम नहीं आने वाली, बस ये रखी रह जाती है। लाइफ में एक्चुअल क्या काम आता है कि हम कैसे सिचुएशन से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, कि हम अर्न कर पाते हैं कि नहीं, हम जो चीजें सीखे हैं वो अपने जगह हम दे पाते हैं कि नहीं, शेयर कर पाते हैं कि नहीं उस चीज को, कि उससे हम अपना लाइवलीहुड जी सकते हैं कि नहीं। तो ये चीजें तभी आएंगी जब आपका एजुकेशन जो है अच्छा होगा, ठीक है। आप उसको अगेन रोड लर्निंग को अवॉइड करके चलेंगे, आप उसको समझ के पढ़ेंगे कि क्यों कोई चीज पढ़ रहा है, आगे क्या स्कोप होगा उसका, कि इसको पढ़ के क्या होगा आगे, ये सोच के पढ़ना चाहिए। मार्क्स डिसाइड करता है बच्चों का फ्यूचर? जी नहीं, मार्क्स डिसाइड नहीं करता है फ्यूचर किसी का भी। जैसे अभी कोई बच्चे ही है, उनका मार्क्स कम आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ वो आगे नहीं करेंगे। अक्सर देखा गया है कि बैक बेंचर्स ही आगे बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, या जो वो मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं एक प्राउड होता है कि चलो मैं पढ़ने में तेज हूँ। तो एक अब जो नई मार्क्स कम लाते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि नहीं मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ, या फिर मेरे से वो आगे निकल गया। तो वो जो एक भेदभाव होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंडसेट पे भी इन्फेक्ट करता है। ये पीयर प्रेशर की ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब अब ग्रुप में हम लोग स्टडी करते हैं स्कूल में, तो ये हर बच्चे में थोड़ी बहुत होती है, किसी को अफेक्ट होता है, कोई नहीं अफेक्ट होता है इस चीज से। तो वो भी जो है, आप घर में जाते हैं, पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, तो ये चीजें भी जो है पेरेंट्स से आप जब डिस्कस करते हैं, तो ये कंपैरिजन जो है नहीं होना चाहिए। रूजवेल्ट नाम के कोई ऑथर है, उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जॉय आपका छीन लेता है, आप कंपैरिजन कीजिए ही मत, क्यों ही कंपैरिजन करना, आप खुद को बेस्ट। दूसरे से एक्चुअली देखा गया है ज़्यादातर दूसरे से कंपेयर करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए हर कोई यूनिक है, वैसे हर स्टूडेंट यूनिक होता है, उसके अंदर जो क्षमता है वो दूसरे स्टूडेंट में नहीं होगा। तो टीचर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, दोनों को ही चाहिए कि वो उसको आइडेंटिफाई करे। पेरेंट्स उसके पास हमेशा रहते हैं, टीचर्स उनके पास जितने देर वो स्कूल में है
जितना ट्यूशन में है, उनकी एरिया ऑफ स्टडी को देख सकते हैं, उनकी इंटरेस्ट को देख सकते हैं, उस वे में उसको गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर का रोल तब आता है। और पेरेंट्स का रोल है कि वो तो हमेशा रह रहे हैं, तो उनको अगर दिखे कि कोई बच्चा, अगर मेरा बच्चा नहीं अच्छे से पढ़ रहा है, तो ठीक है, उसका दूसरा इंटरेस्ट हम देखें, उसके थ्रू उसके मोटिवेट। अभी आपने जिक्र किया वो बैक बेंचर्स का, जी। कि बैक बेंचर्स ज़्यादा सिविल सर्विस में होते हैं, हाँ, तो फिर वो जो अच्छे मार्क्स लाने वाले होते हैं, तो वो पीछे कहाँ रह जाते हैं? देखिए, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, second bench पे बैठते हैं, मैं भी फर्स्ट बेंचर नहीं हूँ। हम लोग बैक बेंचर हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बेंचर वाले आगे नहीं बढ़ते हैं, हाँ, लेकिन चूंकि बैक बेंचर वाले समझते हैं हम तो पीछे हो गए, तो हम ऐसा क्या करें कि हम आगे बढ़े। आगे बढ़े। और फर्स्ट बेंचर वाले, उनको शुरू से लगता आता है कि हमको तो सब आते हैं, तो उनके ऊपर एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है, लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो पीछे रह जाते हैं, पीछे रहते हैं। वो भी करते हैं अपने लेवल पे जो बेस्ट होता है। मतलब ईगो पे बात आ जाए तो फिर करना ही करना हाँ। है। अच्छा, चलिए, अभी जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं या बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, या फिर अड़ोस पड़ोस के भी काफ़ी उम्मीदें रहती है, जो बुआ फूफा होते हैं उनको भी काफ़ी उम्मीदें रहती है कि बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा, बचपन में पूछते रहते हैं कि बेटा क्या बनोगे बड़ा होकर। तो कहीं ना कहीं ये माइंडली डिस्टर्ब करता है, बच्चों पे इफेक्ट करता है। थोड़ा तो टेंशन होता है बच्चों को, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है फैमिली की, फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है। उस एक्सपेक्टेशन के पीछे बीच अगर कोई बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता है, तो उसको थोड़ा सा टेंशन होता है कि तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो उस केस में वहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझाए, और बच्चे को भी है कि उनको अपने जाके अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है कुछ अच्छा सजेशन मिल जाए। देखा गया है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं, तो हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस पे चर्चा करते रहते हैं, बच्चों के डिप्रेशन को लेकर, बच्चों के सोल्यूशन को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो जो एग्जाम से पहले का जो बातें होती है और कितनी रिलैक्समेंट उसको बच्चों को दिया जा सके, उस पर चर्चा होती है मेनली। तो ये पेरेंट्स को भी करनी चाहिए बच्चों के साथ में कि हाँ बेटा तुम आराम से एग्जाम दो, कोई टेंशन ना लो, जैसा भी एग्जाम जाएगा तुम फिर रिजल्ट नहीं फर्क पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े थ्रू आउट द ईयर, तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, इसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली इसको माइंडली कर लेते हैं और ये स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, मेरे कंपटीटर जो है आगे निकल रहे हैं। तो ये जो एक एंजाइटी बोलते हैं इसको, ये बहुत सारे बच्चों में हो जाता है। तो बच्चों को इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को खुद पे सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम अच्छा कर सकते हैं, हमने अच्छा से पढ़ाई किया है तो अच्छा ही करेंगे। और फिर वही बात आई कंपैरिजन वाली, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लास्ट मोमेंट में ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ ठीक है, वो अच्छा आगे पढ़ लिया मेरा दोस्त, हम नहीं उतना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हम जितना पढ़े हैं उसी को अच्छे से परफॉर्म करें। एक्चुअली जो बच्चों में एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारे इशू होते हैं, जिससे वो सोच नहीं पाते कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, और कितनी देर तक पढ़ाई करनी चाहिए। वो मतलब आपके हिसाब से कितनी देर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और उनको मैनेज कैसे करनी चाहिए बच्चों में? देखिए, ये जो है वो डिफरेंट हो सकता है, हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, स्पीड अलग होता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण वो डिफर कर सकता है कि किसी को 4 घंटे में ही कोई चीज समझ में आ जाती हो, किसी को हो सकता है वो 1 घंटे में ही पढ़ के समझ आता हो। लेकिन हाँ, रेगुलर स्टडी जरूर करना चाहिए, रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, मतलब जितनी देर पढ़े पूरे फोकस से करे, अटेंशन से करे। अटेंशन से करें। टीचर, आपको क्या लगता है बच्चों को किस तरह के गाइडेंस में बच्चों की पढ़ाई करनी चाहिए? कि जो आपका जो 6 क्लास से जब एजुकेशन शुरू होता है, कहते हैं ना कि जैसे यूपीएससी है तो वहाँ 6 से 12 तक पूछा जाएगा क्वेश्चन, या इसके क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से बच्चे अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर देते हैं अच्छे से। तो ये आपका फाउंडेशन ईयर्स है, ठीक है। 6 से जो आप एजुकेशन शुरू करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। 9 से 12 तक का एजुकेशन अगेन वो सेकेंड पड़ाव है आपका, 6 to 8, 9 to 12। तो इस सेकेंड पड़ाव में, सेकेंड फेज में आपका जो है बच्चों का जो है एडोलेसेंस है, टीनेज है, उनका डिस्ट्रैक्शन होता है, बॉडी में चेंजेस है, फिर जो चीजें लोग कह रहे हैं उनको वो समझ में आता है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता है, अच्छी नहीं लगती है वो बातें। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहती है हर बच्चे के अंदर। तो उस वक्त जो है उनका क्या ये है, मेन फोकस क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अदर चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। आगे बच्चों में एक और बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल्स। वो एट ए टाइम खाते टाइम या फिर किसी से बात कर रहे हैं या सोफे पर बैठे टाइम पास के लिए मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये भी प्रेशर करता है माइंड को लेकर। जी, मोबाइल तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो गया है, हाँ। क्योंकि एक तो आपका टेक्नोलॉजी है,
वो यूज़ करना ही है उनको अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग, या फिर कुछ अगर अदर स्किल्स वो सीख रहे हैं उसमें भी उनके लिए मोबाइल हेल्पफुल है। तो पेरेंट्स को इस सिचुएशन में उनका जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम लिमिट करना हाँ चाहिए। जी, अगर स्क्रीन टाइम लिमिट होगा थोड़ा सा आँख को भी रेस्ट मिलेगा। आँख भी एक ऑर्गन है, थक जाता है, तो आप जो है वो अटेंशन आप अपने स्टडीज में दे सकते हैं स्क्रीन टाइम कम करके, या मोबाइल को कुछ देर आप अलग हटा दीजिए, रख दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं यूज करना है, अभी पढ़ना है। इस तरह से आप जो है उनका कुछ समय जो है बचा सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अगर बच्चे जैसे अब 6 to 8 है, छोटे से ही शुरू करना चाहिए कि मोबाइल उनके आगे आदत ही नहीं पड़े देखने का। हाँ। पेरेंट्स को नहीं यूज करना चाहिए, हो सकता है कोई अगर जरूरी काम है तो यूज करे, अदरवाइज वो आदत ही नहीं डाले। जो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि जो मोबाइल है वो बच्चों के जो प्रेशर, माइंड का जो प्रेशर होता है उसको डबल करने में काफ़ी सपोर्ट करता है, कि उनका जो प्रेशर होता है या डिप्रेशन जिसको बोलते हैं वो काफ़ी बढ़ा देता है मोबाइल की स्क्रॉलिंग को। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू, बिकॉज सोशल मीडिया अफेक्ट्स देम अ लॉट, कि अगर कोई क्या कह रहा है सोशल मीडिया पे वो उनको लगता है, किसी को भी लगेगा, तो वो चीज़ें जो है उनको अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना देर वो टाइम उस पर स्क्रॉलिंग करने में, उसको ब्राउज करने पे स्पेंड करेंगे, तो वो चीज़ें आपको जो है वो फिजिकली मेंटली अफेक्ट होते हैं उससे, डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है अपने स्टडीज से। डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, जो टीचर्स है और स्टूडेंट्स है, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि पहले के टाइम में देखा गया कि बच्चों की काफ़ी पिटाइयाँ होती थी, हमारे टाइम में भी काफ़ी पिटाइयाँ हुई है, नचा नचा के पीटते थे सर लोग उंगली में पेंसिल लगा देते थे, फिर उसको नचाते थे, फिर वो काफ़ी हार्ड पनिशमेंट होता था, थोड़ा सा हाँ, वायलेटिंग होता है। हाँ। फिर वो चीज़ें अभी हमारे लगे सबसे खत्म हो गई है जी। तो अभी क्या कॉम्बिनेशन रहा है बच्चों के और स्टूडेंट के बीच में? देखिए, जो बच्चों का रिलेशन रहा है शुरू से एक टीचर से, वो मतलब बहुत रेस्पेक्टफुल रहा है, अब तक जो है रेस्पेक्टफुल रहा है। अब ये चीज़ डिग्रेड होते जा रहा है समय के साथ साथ। अब टीचर्स की इम्पोर्टेंस जो है खत्म होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है टीचर की प्लेस को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस जो टीचर ने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखी है, या जो वो टेक्निक सिखाते हैं, हो सकता है आपका जो भी टेक्नोलॉजी वो उससे ज़्यादा अच्छा सिखा सके, लेकिन वो जो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेगा। ठीक है, वो अगर कोई फॉल्ट होगा तो उसमें अकाउंटेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ अकाउंटेबिलिटी आएगी टीचर पे। अगर आपको डाउट होता है, कोई स्टूडेंट को डाउट होता है, जैसे मुझे भी डाउट होती थी, तो मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ स्कूल के अलावा, कि अगर उस समय उतना कोचिंग था बट उतना हम लोग अप्रोच नहीं करते थे। ज़्यादातर पहले की टाइम में ये भी था कि कोचिंग 10th या 12th में लोग बच्चे हाँ, 10th और 12th था, तो हम लोग हेजिटेट भी करते थे पूछने से, फोन में नहीं पूछ पाते थे, सोचते थे चलो ठीक है कभी और पूछ लेंगे, क्या अपना मजाक बन जाएगा। पहले पिटाई भी हो जाती थी पिछले टाइम में टीचर लोग, हाँ, और वो टीचर लोग तो अच्छे से नहीं पढ़े हो, क्यों पूछ रहे हो, अभी ध्यान ही नहीं देना था, अब ध्यान दे रहे हो। ये सब चीजें जो है ऐसा मतलब अभी भी है, लेकिन आप जो है बच्चों को थोड़ा सा खुल के पूछना चाहिए, और उसी के लिए वहाँ ट्यूशन आता है। ट्यूशन वही है आपका जो है हेल्पफुल हो जाता है, वहाँ पे। आगे बच्चों के लिए असली मायने में एजुकेशन क्या है? बच्चों के लिए असली माइंड में एजुकेशन वो है जो उनके आगे की लाइफ के लिए उनको तैयार करे। ठीक है, कि जो भी चैलेंजेस आए उनको वो फेस कर सके, जो टाइम में डिसीजन लेनी है उनको वो ले सके। ठीक है, एक प्रॉब्लम नहीं आए कि नहीं अब कैसे ले, आपको अगर जरूरत है तो आप सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, तो ये सब चीजें एजुकेशन सिखाती है आपको। ठीक है, कि क्या रोल प्ले करना है, कब क्या रोल होना है, कब कैसे बिहेव करना है, ये सब जो बिहेवियरल नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका लाइवलीहुड कैसे होगा, कैसे आगे का जो है मेरा चलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको एजुकेशन से आती हैं। ठीक है, उसमें मार्क्स ग्रेड्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पास हो जाए, ये भी तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ चाहिए आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आपका मार्क्स उतना अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना ये मोटो नहीं होना चाहिए। आपको एजुकेशन अच्छे से मिले, आप कुछ अच्छा बने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जिस फील्ड में वो आगे है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चों को उस फील्ड में आगे करना चाहिए। जी। ये कंपल्सरी नहीं है कि स्कूल पढ़ाई या फिर जो पैटर्न है उस हिसाब से करना चाहिए। ओके, एक चीज़ और है कि जो स्कूली 10th तक अभी तक जो पैटर्न रहा है स्कूल का, तो जो 10th तक की पढ़ाई होती थी वो बस एक आगे कोई मुझे नहीं लगता यूज होता है उसका चीज़ का। तो जो पढ़ाई है वो एक पैटर्न है कि बच्चों को माइंड को डेवलप किया जाए। जी,
देखिए माइंड को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि वो जो है वो सीख सके आगे की नॉलेज को, हायर एजुकेशन में जा हाँ। सके। आपका 11-12 क्या है कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज, 11-12 से आपका ब्रांचेस डिवाइड होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले अलग अलग कोर्स लेते हैं, मैथ्स कोर्सेज लेते हैं, मेडिकल वाले बायो लेते हैं, और फिर जो कॉमर्स वाले जो है वो अपना कॉमर्स वाले कोर्स लेते हैं। तो ये सब जो सेग्रीगेशन था ये तब था जब हम लोग मतलब 1986 वाली पॉलिसी चल रही थी एजुकेशन की। अब जो 2020 वाली आई है एनईपी, उसमें जो है आपको फ्रीडम है कि आप दूसरी कोर्सेज भी चुन सकते हैं एट द सेम टाइम कि आप अगर कोई इंटरेस्ट का, अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं मैथ्स से तो मैं हिस्ट्री नहीं ले पाती, अगर मैं अपने समय ये पढ़ रही थी तो मैं नहीं ले पाती। लेकिन अगर कोई मैथ्स का बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो आप वो ले सकता है, फ्रीडम है चॉइसेस की। तो मेरे कहने का बस यही मतलब था कि जो 10th से पहले पढ़ाई होती थी वो बस एक पैटर्न है बच्चों को सिखाने के लिए, उनको लाइफ में आगे बढ़ने वही चीज आज भी है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया, हाँ, ताकि हम उसको जो है उसको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ सके। उसको करके वो बच्चा ये नहीं सोचे कि हम बेकार हो गए, अब हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये चीज नहीं, उसको स्किल बेस्ड और जो बेस्ट टाइमिंग होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कौन सी टाइमिंग होती है जो जिसमें बच्चे ज्यादा अच्छे से और फोकस से पढ़ बच्चों की सेल्फ स्टडी वो डिपेंड करती है कि वो किस टाइम में ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। क्योंकि आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको अटेंशन भी वहाँ होना चाहिए। अब आप मान लीजिए दिन भर काम किए, बच्चा दिन भर काम किया या दिन भर स्कूल में रहा, यहाँ वहाँ रहा, थक गया, रात में नहीं पढ़ पाया, उसके लिए मॉर्निंग वाला टाइम अच्छा है। अगर वो स्कूल से आया कुछ देर रेस्ट कर लिया और तब पढ़ने बैठा, तब वो टाइम अच्छा है उसके लिए। मतलब जिस भी टाइम समय आप पढ़े उस टाइम आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना समय देना है ऐसे कि आप अटेंटिव रहें उस टाइम में, आप फोकस कर सकें। हाँ, ऐसे हम लोग क्लासेस जाते थे तो बताया जाता था कि सुबह में उठ के पढ़ो या फिर रात को कम खाओ कि नींद नहीं लगेगा फिर पढ़ना है। तो पहले मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, हाँ। अब उन लोगों को थोड़ा सा मोबाइल फोन्स भी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, और देखते देखते टाइम कब बीत जाता है तो पता नहीं चलता है उसमें। तो ये चीजें तो फिर मैनेज करना होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए बेहतर माइंड के लिए और बेहतरीन फोकस के लिए अपनी पढ़ाई पे? देखिए कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है अपने डे को प्लान करता है। कहते हैं ना कि इफ यू प्लान टू फेल देन यू फेल टू सक्सीड। कहते हैं ये चीज कि अगर आप प्लान ही नहीं किए हैं तो आप फेल कर जाएंगे सक्सीड करने में। ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज की, कहने का मतलब। तो आप जैसे स्टूडेंट है या कोई भी अभी एज वर्ग का है तो उसको मेडिटेशन से अपना डे स्टार्ट करना चाहिए कि पूरी दिन भर की एनर्जी जो है बनी रहती है, जो भी काम है उसमें उसको वो अटेंटिव रहेगा, फोकस से करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है हमारे खासकर हमारे इंडिया में कि लोग बुढ़ापे में मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, बुढ़ापे में कि जो बुक्स वगैरह आते हैं धार्मिक बुक्स है उसको पढ़ते हैं। तो ये बचपन से ही पढ़ानी चाहिए बच्चों की या बचपन से ही मेडिटेशन सिखानी चाहिए? जी, बचपन से ही सिखानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमको उस वक्त जरूरत पड़ रही है अगर वो चीज़ को हम शुरू से करते आ रहे करते चले तो वो चीज़ें जाके और भी बेहतर होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। ऐसी क्या चीज़ें होती है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा फील हो गया और माइंडली और रिलैक्स है? बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। हो सकता है उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर ले, डेली ही हैबिट बनाए कि थोड़ा देर कुछ कॉन्वर्सेशन कर ले, कुछ बातचीत कर ले, या फिर उनके साथ कुछ गेम्स ही खेल ले जिससे उनको ये कनेक्टिविटी फील हो, वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। बच्चे और पेरेंट्स में कभी-कभी ये भी होता है कि बच्चे पेरेंट्स से थोड़ा-सा एक डर का माहौल होता है कि कुछ करने जाएँ या फिर बच्चा थोड़ा-सा बिगड़ ना जाए ज़्यादा, उसके साथ में खेल लिए चीज़ों को लेके या फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होगा तो उससे भी बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। और बच्चों को भी डर रहता है कि पापा से या पेरेंट्स से जो भी कुछ करें तो फिर कहीं पिटाई ना हो जाए। तो वो चीज़ों का एक बैलेंस बनाना कैसे चाहिए? देखिए आजकल जो जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स में हो सकता है 1 या 2 लोग जॉब करते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते। तो पहले तो था दादाजी नानी जी सब कोई घर पे रहते थे, दादा दादी घर पे हैं, टाइम देते थे। तो अभी भी है, टाइम देते हैं, बहुत टाइम देते हैं, एक्चुअल में टाइम उन्हीं से मिलता है। पेरेंट्स को भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों के साथ ताकि वो कनेक्टिविटी बना रहे। मतलब अब पेरेंट्स और बच्चों में कोई डर का माहौल नहीं होना चाहिए? नहीं, डर का नहीं, फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होना चाहिए, फिर उससे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? तो ऐसा भी फ्रेंडलीनेस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मतलब अटैच हो गए, गलत पे डांटे ही नहीं, मतलब बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस बनाना चाहिए। ओके।
ऐसी और चीज़ें जो आप बताना चाहें बच्चों को कि हाँ, बच्चे ऐसे करें तो फिर आगे वो लाइफ में बढ़ पाएँ, या भी उनके पास बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस नहीं होती है, वो बस लगता है पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बता सकती हैं? देखिए, बच्चे जो अपना पढ़ाई शुरू करते हैं जब, हाँ, हाँ। तो वही सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। 10th तक तो समझिए हम लोग भी पढ़ते आए तो समझते हैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे जो फॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है हम लोग का मैट्रिक का, हैं। फिर वो एक फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर बोलते हैं सब कि नहीं 11th-12th अच्छे से पढ़िए तब जाके आप 12th में आपका जैसे अच्छे मार्क्स आएँगे 12th में तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। हुँ। ठीक है? अभी भी थोड़ा बहुत वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जो है चूँकि कॉम्पिटिशन आपका बढ़ गया है, तो बहुत छोटे या यूँ कहें 6-7 से ही वो जो है कॉम्पिटिशन का ये चल रहा होता है कि हाँ, कॉम्पिटिशन फेस करना है आगे। उस लेवल से ही अगर बच्चे अगर स्टार्ट कर दें, तो आगे में जो ये प्रेशर का है, वो क्रिएशन नहीं होगा। वो ज़्यादा मतलब अडैप्टेड रहेंगे कि हाँ, हमको इतने देर बैठ के पढ़ना है, तो वो ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे ओके। अपने स्टडी के लिए। आप जेईई और नीट की भी फिजिक्स क्लासेस की ओके, तो जो बेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स है वो बच्चों को देखिए, बताना चाहिए। फिज़िक्स में ऐसा कहते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आती है। वो देखिए, कोई भी जो चीज़ है, वो फाउंडेशन पे टिकी होती है। हुँ। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, आप ऊपर का जो बिल्डिंग है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना बना लें, अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो बिल्डिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। तो फिज़िक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही समझिए कि अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, अगर 9th-10th में आप चलिए ठीक है, थोड़ा कम भी थे, चलेगा, कोई नहीं। 11th में भी अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से किया हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझा है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आपने उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई किया है या फिर उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपने विजुअलाइज किया, खुद से भी 1-2 बार किया है या फिर टीचर्स के साथ या टीचर्स जो कहें उस अप्रोच को फॉलो किया है और आगे भी इसी को करते हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिशन मुश्किल है। ठीक है, कॉम्पिटिशन तो डिपेंड करता है, किसी के 1 मार्क्स आगे आ गए, तो रैंक ऊपर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब आपके पसंद का कोर्स नहीं मिलता है, कि आप अगर अच्छे से मेहनत करते तो ज़रूर। कितना ईज़ी रहा फिजिक्स? देखिए, मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मैं 11th-12th तो पढ़ी, उसमें पीसीएम था मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हुँ, हुँ। तो अगर आप बायो लेते हैं तो पीसीबी होता है आपका, मैथ्स है तो पीसीएम। पहले था कि मैथ्स जो बायो वाले थे उनके साथ मैथ्स ऑप्शनल, हुँ। लेकिन मेरा मैथ्स था तो मेरा कुछ ऑप्शनल नहीं था, जो था सो मैथ्स ही था। तो हम लोग कहते थे कि फिज़िक्स उसके लिए आसान होगा जो मैथ्स पढ़ा है। ओके। ठीक है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गई फिज़िक्स ऑनर्स करने, तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम आई कि कोई जैसे कुछ भी प्रॉब्लम फेस किया मैंने 12th में भी फेस किया था। तो उस वक़्त भी थी कि कहाँ जाएँ पढ़ने, किसके पास जाएँ, कोई फैकल्टी जल्दी नहीं मिलता था फिज़िक्स का ठीक है। और मिलते थे सर लोग मिलते थे और सर लोग में जनरली हम लोग हेजिटेट करते थे पूछने से। हुँ। बार-बार नहीं पूछ पाते थे सर से। तो ये चीज़ हमको कमी लगा वहाँ पे कि नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी फ़ील्ड में अपना करियर बनाया जाए अच्छे से पढ़ के। तो फिर मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर्स किया इस सब्जेक्ट में। हुँ, हुँ। जी। तो फिजिक्स आपके हिसाब से उतना भी मुश्किल नहीं है जितना बच्चे बनाते हैं? जी, मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने से मुश्किल हो जाता है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत चीज़ों के बारीकी से आप बताई, इसके लिए थैंक यू, और हमें टाइम देने के लिए उसके सबसे ज़्यादा थैंक यू।